हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से चाइना इस प्रेजेंट टाइम में एक फोर्स को डेवलप कर रहा है जो कि आने वाले टाइम पे पूरा बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर सकता है चाइना की तरफ। और जो चाइनीज हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि उनको एक ग्लोबल सुपर पावर बनना है और उसके साथ साथ में उनको रेस्पेक्ट दी जाए एज ए ग्लोबल लीडर। बट इस चीज को जानने से पहले क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो एक फोर्स को डेवलप कर रहे हैं, इससे मैं कंपेयर करूंगा इंडिया को, कैसे वो वेस्ट पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और कैसे वेस्ट ने चाइनीज को यानी चाइनीज गवर्नमेंट को या चाइनीज ड्रीम को हमेशा से ह्यूमिलेट किया है और चाइना उसका बदला लेना चाहता है। बट उससे पहले जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो इंडिया से फर्क पड़ता है, इंडिया के इंटरेस्ट से फर्क पड़ता है। कोई नेशन हमारे लिए अगर अच्छा कर रहा है तो राइट नाउ इट इज अवर गुड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, और अगर नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए एनिमी है। यहां पे सिर्फ कुछ पार्टनर्स होते हैं, अब उनको हम क्या दर्जा देते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट उससे सर्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है और मुझे इतना ही समझ में आता है। तो आई एम ऑलवेज गोना टेक फेवर फॉर इंडिया। मैं कैसे उसको इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकता हूं और कैसे कौन सा नेशन हमारी इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। राइट, तो अपन शुरू करते हैं कि चाइनीज ड्रीम क्या है और चाइना कैसे एक फोर्स को डेवलप कर रहा है जो आने वाले टाइम पे उनकी जो सेल्फ डिपेंडेंस है, जो उनकी डिपेंडेंस है वेस्ट के ऊपर, उसको कम करते हुए उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी। और कैसे उनका एक सपना जिसे कहते हैं नेशनल रेजुविनेशन, जिसके बारे में हमेशा से जी जिनपिंग बात करते हुए आए हैं, हम वो सारी बातें करेंगे। देखिए, आपको चाइना का इतिहास समझना पड़ेगा क्योंकि जो उन्होंने अच्छे कदम लिए या जो उन्होंने गलती करी उससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं और हम उससे सीख के अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इंडियन ओशियन या फिर जो ये आपका एशिया वाला रीजन है उसमें हमें रीजनल पावर बनना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूं हमें, तो हम बात करता हूं मैं इंडिया की। अब आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 के अंदर एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक। वो एक एआई बेस्ड मॉडल निकालती है जिसका नाम है डीप सीक R1 करके। राइट, और ये एक एआई मॉडल है। और उसके बाद में आपको देखने को पड़ता है कि किस तरीके से पूरी जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है उसमें एक शॉक का माहौल हो जाता है कि कैसे चाइना ने ये करके दिखा दिया विद मिनिमम कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे थे स्किलफुल लोगों पे। राइट, और ये हमें सीखना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं या जो हमारे इंडियंस हैं उनकी स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर हमारे लोग स्किलफुल होंगे तो हम भी इस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये सिग्नल होता है यूएस को, जो कि डोमिनेट करता है टेक इंडस्ट्री को। जैसे आप मेटा के एआई एप्स देख लीजिए या फिर आप उसके अंदर चैट जीपीटी देख लीजिए जिसके ओनर्स हैं ओपन एआई जिन्होंने बनाया है। उन सबको टारगेट करते हुए बताया जाता है कि अब जो यूएस का एक दबदबा है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री पे वो नहीं रहेगा। चाइना भी आपको ये सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है कि वी आर हेयर टू रूल दिस एज वेल एंड वी आर गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर योरसेल्फ। अब जब भी टेक सेक्टर की बात आती है तो इंडिया कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया को कैसे आगे लेके जाएं जिससे कि हम चाइना को नहीं, यूएस को नहीं, सबको पछाड़ दें। और सबसे बड़ी बात, जैसे ये डीप सीक R1 बढ़ता है तो उसकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा फर्क देखने को पड़ता है जब जो यूएस की टेक कंपनीज होती हैं, चाहे वो एनवीडिया हो जो कि एक मेजर चिप मैन्युफैक्चरर है, या फिर नेस्डैक जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे टेक कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस धड़ाम से गिरते हैं। क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जो डोमिनेंस थी यूएस की वो धीरे धीरे कम हो रही है और चाइना शायद इस टेक इंडस्ट्री के अंदर या फिर इस टेक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को ग्लोबल प्लेयर साबित करता हुआ नजर आए। और ये जो इवेंट था ना, ये लार्जर यूएस चाइना टेक वॉर थी जहां पे ये दोनों नेशन एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को लिमिट करते हुए नजर आते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे ये किसी को भी ग्लोबल पावर ना बनने दें, स्पेशली जब ये कंपीट कर रहे होते हैं एआई और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बट चाइना का क्या सपना है और ये चाइना का ड्रीम आया कैसे? क्योंकि इंडिया भी अराउंड 1947 में आया, आजाद हुआ, और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। राइट, बट क्यों चाइना इतना आगे निकल गया व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग? और आज हम शायद 2010-2011 से बात कर रहे हैं कि हमें अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हमसे कहां गलती हुई उसके बारे में हमें यह सोचना पड़ेगा। पहली चीज, जब चाइना नेशनल रिजुविनेशन की बात करता है
तो वो साफ साफ ये कह रहा होता है कि चाइना का गोल है एक ग्लोबल पावर बनना, जहां पे उनको रेस्पेक्ट मिले एज अ ग्लोबल लीडर। और सबसे खास बात, इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई बाहरी ताकत हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक रिवेंज लेने की जो उनके अंदर तीव्र इच्छा है ना, जैसे कि पास्ट ह्यूमिलेशंस की वजह से। कौन से पास्ट ह्यूमिलेशंस? आपको पता है कि अराउंड 1839 से आप देखेंगे कि 1839 के बाद में एक लंबी सेंचुरी चली है 1939 तक, जब तक कि इन्हें ह्यूमिलेट किया गया। और ह्यूमिलेट किसने किया? वेस्टर्न पावर्स ने। चाहे से इनके साथ में अनइक्वल ट्रीटी साइन की गई हो, या फिर फॉरेन इन्वेजन्स किए गए हों, या फिर इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए गए हों। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट ओपीएम वॉर हुई थी तो ब्रिटेन ने फोर्स किया था चाइना को कि आप अपने मार्केट खोलिए ओपीएम के लिए। और दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें चाइना को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का लॉस करना पड़ा था, जिसमें बहुत सारी वेस्टर्न पावर्स, ब्रिटेन, यूएस, आपका फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने इनको फोर्स किया था और ह्यूमिलेट किया था। और ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसकी वजह से इनको ह्यूमिलेशन देखने को मिलता है। और हमेशा से ये एक कोर आइडिया रहा है किसका? चाइनीज गवर्नमेंट का या चाइनीज नेशन का, कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। और चाहे से चाइनीज लीडर्स आप माओ जेडांग ले लो या फिर आप माओ जेडांग से जी जिनपिंग ले लो, इन सब का विजन यही है कि हम जाके नेशनल रिजुवेनेशन कर पाए, हम एक ग्लोबल सुपर पावर बन पाए, इसके बारे में कहते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही इन्होंने 2012 के अंदर किया था, जब रोड टू रेजुवेनेशन एग्जीबिशन के अंदर इन्होंने एक स्पीच दी थी, जहां पे कहा था हर एक इंसान के पास में, या एवरीवन हैज एन आइडियल एम्बिशन एंड ए ड्रीम। और अब हम बात कर रहे हैं चाइनीज ड्रीम की। और वो चाइनीज ड्रीम क्या है? वो चाइनीज ड्रीम है नेशनल रेजुवेनेशन, जहां पे वो अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहते हैं, जहां पे वेस्टर्न नेशंस का उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जहां पे वो ह्यूमिलेशंस का बदला ले सकें। ये सारी चीजों के बारे में वो बात करते हुए नजर आते हैं और ये बोलते हैं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल ड्रीम है। नेशनल ड्रीम भी नहीं, ये बहुत बड़ा उनका ग्रेटेस्ट ड्रीम है। अब जी जिनपिंग और चाइनीज ड्रीम कैसे हैं? जी जिनपिंग नेशनल रिजुवेनेशन को अपना एक की स्ट्रेटजी और की एलिमेंट मानते हैं और अपने चाइनीज ड्रीम से लिंक करते हैं। और इनका चाइनीज ड्रीम क्या है? चाइनीज ड्रीम आपका है कि जो चाइना है, इनका जो चाइनीज ड्रीम है उसका आइडिया ये है कि चाइना एक दिन बनेगा ग्लोबल सुपर पावर। और इनकी यही मंशा है कि जो चाइना की पहले हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ हुई थी, इतिहास में जो उनकी ताकत थी, उसको रिस्टोर करना बाय 2049, क्योंकि जब ये अपनी 100th एनिवर्सरी मनाने रहे होंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, इसलिए चाहते हैं कि उस टाइम तक हम अपने आप को ऐसे एस्टेब्लिश कर पाएं। अब चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी चेंज कैसे हुई? हर एक लीडर की एक मेंटालिटी होती है और वो मेंटालिटी और वो विजन रिफ्लेक्ट होता है उसकी स्ट्रैटेजीज में। हालांकि हर एक लीडर यही चाहता है कि उसका देश डेवलप करे, क्योंकि जब ग्लोबल स्टैंडिंग की बात आती है तो अगर आपका देश पीछे है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन पे, सवाल खड़े होते हैं उस गवर्नमेंट पे, सवाल खड़े होते हैं उस लीडर के विजन पे। तो जो माओ जेदांग एरा था 1949 से 1976, इनका मकसद देखिए स्टार्टिंग से, जैसे ही आजाद हुए, जैसे इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक चाइना बनाया, इनका सबसे पहले मकसद था कि हमें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और शायद हम यहां पे इस चीज में पीछे हो गए, और जिसकी वजह से इन्होंने फोकस कहां किया? इन्होंने फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज पे, चाहे से वो स्टील प्रोडक्शन हो, चाहे से वो मिलिट्री इक्विपमेंट हो, चाहे से वो कोल माइनिंग हो। और इन्होंने किसका आइडिया फॉलो किया? फॉलो किया सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक मॉडल, कि आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रियल पावर ही एक ऐसी चीज है जो चाइना को बड़ा बना सकती है। बट इनसे गलती ये हो गई, ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ओवरनाइट या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, क्योंकि इन्होंने जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थी, जो चाइना की खुद की एक कमजोरियां थी, जो कमियां थी, उन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था, इन्वेस्टमेंट इतना हो नहीं रहा था, फॉरेन पावर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी, और स्किल्ड लेबर नहीं था, जिसकी वजह से ये जो प्लान है ये फेल हो जाता है, जिसे हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं फ्रॉम 1958 से 1962। और ये इनके लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर बनता है। और उसके बाद में आते हैं डैंग जियोपिंग, जो कि अपनी एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसका नाम है ओपन डोर पॉलिसी, जिसका मतलब है कि हम अलाउ करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन कंपनीज को हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, हमारे यहाँ पे आके कंपनीज खोले। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि वो फॉरेन कंपनीज को और कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। बट जी जिनपिंग की एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी
कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हम बनेंगे, हमारे अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, बट एट द एंड मुझे चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी। आई डू नॉट वांट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस, आई डू नॉट वांट टू एसोसिएट विद एनी फॉरेन पावर, आई जस्ट वांट टू बी ए सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सो दैट वी आर फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस। बिकॉज जब आप फॉरेन नेशंस पर डिपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं कैसी भी सिचुएशन चेंज हुई तो यू बिकम अ विक्टिम ऑफ ह्यूमिलेशन, जैसा वो पास्ट में देख पाए हैं, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये अपने आप को, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, ये अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं किसमें? हाई टेक इंडस्ट्रीज में, चाहे से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे से वो रोबोटिक्स हो, चाहे से वो सेमीकंडक्टर हो, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और चाहे से वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो। और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल रहा है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमने समझा कि किस तरीके से उन्होंने मार्केट अभी शॉक कर दिया है। यूएस चाइना की जो टेक वॉर चलती है उसमें एक प्रोमिनेंट प्लेयर निकल के आ रहा है। यूएस भी अब घबरा रहा है कि किस तरीके से चाइना का राइज हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, चाइनीज ड्रीम क्या है, उस ड्रीम को पाने के लिए इनके लीडर्स ने क्या किया, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, और जो अभी जिनपिंग स्ट्रैटेजी है कि मुझे सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने स्मार्टली एक चीज खेली, किस तरीके से इन्होंने फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पहली चीज, जिस तरीके से फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, फॉरेन कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करे, उसकी वजह से उन्हें एक्सेस मिला वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज का। क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए, इन्होंने फोर्स्ड टेक ट्रांसफर्स किए। फोर्स्ड टेक ट्रांसफर्स क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनीज को बोला कि जब तक आप अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं अगर आप हमारे साथ में शेयर नहीं करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और चाइना इतना बड़ा मार्केट था कि सारी कंपनीज को ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज हमें देखने को मिलती है कि 2002 से 2012 के अंदर पॉलिसीज ये थी कि फॉरेन कंपनीज को टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ती थी चाइनीज फर्म्स के साथ में, जो कि 6 गुना बढ़ गई। और इसी वजह से चाइना ने फोकस किया अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे जब इन्हें टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला, चाहे से वो एआई हो, रोबोटिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट दूसरा सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर्स, एआई, ऑटोमेशन, ये सारी चीज आपको क्या है, मिलिट्री वाइज भी एडवांस बनाती है। और जब आपको मिलिट्री वाइज एडवांस बनाती है तो आपकी इकोनॉमिक माइट भी हो गई, आपकी मिलिट्री माइट भी हो गई। अब आपको किसी पे डिपेंड भी नहीं करना, और एक टाइम पे जब आपके पास में दोनों हो चीजें होंगी तो एक दिन पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आप जो कहोगे, आप जो बोलोगे, आपके इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करेगा, और तब जाके बनते हो आप पूरी एक सुपर पावर। लेकिन ये यूएस को रियलाइज हो जाता है कि चाइना जिस तरीके से राइज कर रहा है, आने वाले टाइम पे ग्लोबल टेक इंडस्ट्री पे उसका बहुत बड़ा, क्या नाम है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर निकल सकता है, और शायद हमको भी पीछे कर सकता है, जिसकी वजह से 2018 के अंदर यूएस जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग दैट टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और सबसे पहली बात कहां पे? सेमीकंडक्टर्स पे या फिर एडवांस एआई टूल्स पे। क्यों? क्योंकि इनका यूज मिलिट्री वाइज भी किया जा रहा था, इसलिए इनको यूएस को लगा कि ये सबसे बड़ा थ्रेट हमारे हो सकता है। और यही पार्ट था यूएस चाइना टेक वॉर का, जिसमें दोनों नेशंस को पता है कि दोनों नेशंस इस इंडस्ट्री में आगे निकल सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट यूएस ज्यादा लीड में है, बट चाइना भी कुछ टाइम नहीं लगाएगा और यहां पे वो लीड कर सकता है, जहां पे दोनों कंट्रीज अपने आप को लिमिट करती हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अब चाइना फोकस कर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, जिससे कि इस रेस्ट्रिक्शंस को वो काउंटर कर सके। अब इनकी जो एनक्यूपीएफ है, नेशनल क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्स, ये क्या है, किससे ट्रांजिशन लेके या फिर किस चीज से चेंज होके दूसरी चेंज में जा रहे हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है, और क्या अभी वीकनेसेस हैं, जैसे वो इंटरनल चैलेंजेस हो चाइना के या एक्सटर्नल चैलेंजेस हो, और कैसे ये जो फोर्स है इसको ओवरकम करती है, और इंडिया को क्या इस चीज से सीखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें आप 100% अवेल कर सकते हो स्कॉलरशिप, आईपैड, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट एप्स, जिसकी लास्ट डेट है 23, जहां पे आप 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अपने आप को ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन किसी कारणवश आप जो है इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, तो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें कि आप कोई भी कोर्स है उसको अवेल कर सकते हो। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज UV50, और इस कोड को यूज करने के बाद में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये नेशनल क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्स है क्या। देखिए, एनक्यूपीएफ स्टैंड्स फॉर न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस। सॉरी अगर मैंने नेशनल बोल दिया हो तो। अब ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें चाइना ये चाहता है कि जो उनकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो लैंड पे, लेबर पे या मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती थी, अब वो किस पे डिपेंड करे और किस पे शिफ्ट हो, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे।
लेकिन ये लेके क्यों आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एआई होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग होगा, रोबोटिक्स होगा, बिग डेटा होगा, एरोस्पेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा। मतलब हर एक वो सेक्टर जहां पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व है और इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा था कि क्यों चाइना सुपर पावर नहीं है, क्योंकि पहली चीज उसको रीजनल पावर बनना पड़ेगा, और अगर वो रीजनल पावर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको जब तक वो ओवर पावर नहीं करेगा जब तक चाइना जो है राइज नहीं कर सकता। अब उसके इंटरनल चैलेंजेस क्या है? पहली चीज है एजिंग पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया के पास में फायदा है, इंडिया के पास में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और अगर हम उसका यूटिलाइज करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, हम अपने लोगों को स्किल बनाते हैं, तो हम शायद चाइना को भी पछाड़ दें आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन जिस तरीके से चाइना में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है तो काफी कम लोग बचे हैं जो कि जिनके अंदर एनर्जी है, जिनके अंदर स्किल है, और इसी वजह से ऑटोमेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, जिस तरीके से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो या फिर रिसोर्सेज की शॉर्टेजेस हो रही है, चाहे से उनकी इंडस्ट्रीज को चाहिए, चाहे से उनकी पॉपुलेशन को चाहिए, वो चीजें भी हमें कम देखने को मिल रही है। और ये फ्यूअर यंग वर्कर से, इन सारी चीजों की वजह से उनकी ग्रोथ भी जो है वो धीरे हो रही है। मैं आईएमएफ का डेटा दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इंडिया और चाइना को उसमें कंपेयर किया है, वहां पे आप अच्छे से देख पाएंगे। तीसरा, करप्शन। ये कहा जाता है कि इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है गवर्नेंस में और मिलिट्री स्पेंडिंग में, और ये सारे रीजन वो जो कि इंटरनल चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करूं तो यूएस टेक रेस्ट्रिक्शंस, जो मैंने आपको बोला कि सेमीकंडक्टर्स और जो एआई चिप्स हैं वहां पे जो टेक्नोलॉजी का रेस्ट्रिक्शन था, यानी जो टेक्नोलॉजी शेयर की जाती थी उसको अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ग्लोबल लेवल पे आपको टेंशंस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से सप्लाई चेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं जो कि इनको रेस्ट्रिक्ट करता है क्रिटिकल मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स। हालांकि इनके पास में रेयर अर्थ मेटल जो है उनका बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सेस है या रिसोर्स है, बट फिर भी जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है उसकी वजह से ये शायद उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई भी नेशन अगर आगे बढ़ा है या फिर कोई भी नेशन आगे जाके बहुत बड़ी चीज बन पाया है तो उसके पीछे है कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन आया है, स्पेशली जब भी कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, उसमें उन्होंने लीड किया है, राइट। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जिसकी हम बात करते हैं मैकेनिकल रिवॉल्यूशन या मैकेनिकल प्रोडक्शन, जिसमें कि स्टीम बेस्ड इंजन आए। सेकंड रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, जब हमने मास प्रोडक्शन किया। अब हम स्टीम की जगह इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक बेस्ड ऐसे सिस्टम्स लाने लगे जिससे कि हम मास प्रोडक्शन कर पाए। थर्ड रिवॉल्यूशन आया जिसमें हम डिजिटल एज की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की, इंटरनेट बेस्ड नॉलेज की। और फोर्थ रिवॉल्यूशन आया जिसमें हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर किसी नेशन को अब आगे जाके लीड लेनी है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको डोमिनेट करना पड़ेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है कि इंडिया को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो वेल प्लेस्ड है व्हेन इट कम्स टू फोर्थ एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिस तरीके से वो आगे सोच रहे हैं। इसीलिए एनक्यूपीएफ जो है इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिसने पास्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस को लेड किया है, यानी कि यूएस, वो आगे डोमिनेट करता हुआ नजर आया है। तो ये अच्छा सुनहरा मौका है चाइना के लिए, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास में भी सुनहरा मौका है, हमारे पास में यंगर पॉपुलेशन है, हम स्किल में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम एआई के अंदर आगे डोमिनेट करते हुए नजर आए, अगर हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बिलीव मी हम चाइना और यूएस दोनों को पीछे छोड़ सकते हैं। जो जहां पे आज यूएस चाइना की ग्लोबल टेक वॉर के बारे में बात कर रही है, तो वो कहते हैं ना कि जो भी कहते हैं कि दो बिल्लियां लड़ रही थी या दो बंदर लड़ रहे थे, उसमें बिल्ली मजे ले गई, या फिर दो बिल्लियां लड़ रही थी उसमें बंदर मजे ले गया, तो वैसा कुछ हो सकता है जो कि हम करते हुए पाए जा सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो एनक्यूपीएफ है, ये हेल्प करेगी इसकी सारी पॉपुलेशन को या फिर इनके जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में। चाहे वो एजिंग पॉपुलेशन हो, जब एआई और ऑटोमेशन आ जाएगा तो हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएंगे। आज हमारे पास में एडवांटेज है कि क्या है, आज हमारे पास एडवांटेज क्या है, हमारी यंगर पॉपुलेशन है। तो अगर आज ही हमने एआई को डेवलप कर लिया तो आने वाले टाइम पे जब हमारी एजिंग पॉपुलेशन होगी तो हमें इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। अब न्यू टेक क्या करेगी, वो एक तो क्या करेगी, इंडस्ट्रीज को क्लीनर बनाएगी, रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाएंगे। और जो वेस्टर्न टेक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम, अगर चाइना सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा जो चाइना कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चाइना ये बिलीव करता है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी में डोमिनेट करते हैं तो ही जाके हम आगे जाके इसके ऊपर रूल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूएस सुपर पावर बना है पास्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करके, वैसे ही हमें, चाहे से वो एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, रोबोटिक्स हो, सेमीकंडक्टर हो, उन सब में करना पड़ेगा। और ये जो एनक्यूपीएफ में अगर हमने लीड किया तो चाइना जो है वो अपनी डिपेंडेंस को कम कर पाएगा वेस्ट के ऊपर। और यही सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और ये होना पड़ेगा। अब
सबसे बड़ी बात है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेके आएंगी बट मिलिट्री एडवांसमेंट्स भी लेके आएंगी, जिसमें चाइना जो है इनका यूज करता पाएगा। जैसे कि वो ऑटोनोमस वेपन्स लेके आ सकता है, एआई कंट्रोल ड्रोन्स हो गए, रोबोट्स हो गए फॉर कॉम्बैट, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस दे आर यूजिंग रोबोट्स। साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हो गई, किसी ने अटैक कर दिया इनकी वेबसाइट्स पे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, या फिर ये किसी और पे अटैक कर सकते हैं। और स्पेस में डोमिनेट करना, जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे सैटेलाइट पे या फिर स्पेस बेस्ड मिलिट्री टेक पे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और ये जो सक्सेस है ना एनक्यूपीएफ की, ये डिपेंड करती है कि किस तरीके से चाइना इन ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करता है। और अगर चाइना सक्सेसफुल हुआ तो वो आने वाले टाइम पे वो एक बहुत बड़ी डोमिनेंट फोर्स उभर के आएगा व्हेन इट कम्स टू एआई, व्हेन इट कम्स टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, what India can learn from Chinese 17 years of economic growth, what India can learn from Chinese 70 years of economic growth। पहली चीज, हमने स्टार्टिंग से जो है इतना ध्यान नहीं दिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में ये हो गई, राइट। दूसरा, हमने मार्केट्स को ओपन करने में गलती कर दी कि इन्होंने 1978 के टाइम पे ओपन कर दिए थे, हमने थोड़ा लेट किए क्योंकि इनके लीडर्स का विजन वैसा था, लेकिन शायद हमारे लीडर्स का विजन उतना वैसा नहीं था उस टाइम पे, अगर मैं बात करूं तो। अब देखिए, ये इंडिया की है जहां पे रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5 बता रहे हैं, राइट। जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे है वो 4.27 थाउजेंड, ये बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स पे है। जीडीपी पर कैपिटा ये है। और मैं एक और दिखाना चाहूंगा, इन्फ्लेशन जो है वो अभी 4.1 पे है, और अगर प्राइस कंज्यूमर प्राइस पे देखें तो 4.2 पे है, और करंट अकाउंट में हम -56 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी, इंडिया की है। लेकिन वहीं पे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अभी यंगर बची नहीं है, और इतना मतलब यंगर पॉपुलेशन नहीं बची है, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पे भी ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से 4.5 है। तो यहां पे हमको एडवांटेज लेना है। लेकिन बाकी आप देखोगे ना, 19.53 थाउजेंड जीडीपी जो करंट प्राइसेस की है, यानी कि लगभग हमारा 4.27 है, उनका 19 है, मतलब लगभग आप बोल सकते हो 5 गुना। फिर वहीं आप देखोगे कि इनका इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन 1.7 है, हमारा इन्फ्लेशन क्या है 4.1 है। वैसे 4.1 इज मॉडरेट इन्फ्लेशन, और वो चाहिए भी होता है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस देखिए कितना पॉजिटिव में है। यानी कि इस वजह से ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने हैं ना, उसकी वजह से, और सप्लाई चेन में इनका जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो दिखाता है कि इनका करंट अकाउंट कितना है, जहां पे हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ये कर सकता है कि पहली चीज, वो आर&डी में और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। जिस तरीके से चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है एआई के अंदर, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वैसे ही हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें भी आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे कि हम फॉरेन पावर्स पे क्या नाम है, आप बोल सकते हो, डिपेंड ना हो। जिस तरीके से हम व्हीट इंपोर्ट्स के लिए यूएस पे डिपेंड हुए थे। सेकंड चीज, हमको हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और स्मार्ट फैक्ट्रीज को बूस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पीएलआई भी लेके आए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जितने भी आपकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है तो हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और स्पेशली ये चीज एआई और रोबोटिक्स इनमें भी होना चाहिए। तीसरा, जो हमारा यूथ अभी यंग है उसको डेवलप करना चाहिए, एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनानी चाहिए, क्योंकि चाइना फोकस करता है एआई पे, डेटा साइंस पे, वहीं इंडिया को भी फोकस करना चाहिए कि हम एआई फोकस्ड आईआईटीज लेके आए, ग्लोबल कोलैबोरेशंस करें और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स लेके आए। चौथा, एनकरेज करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन टेक के अंदर। अगर हम जिस तरीके से चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन एआई टेक्स को या सुपर कंप्यूटर्स को, वैसे ही हमें कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ, आईआईटीज हो, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। फिर उसके बाद में हमें अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर हमने सप्लाई चेन्स को सिक्योर नहीं करा, यानी सिक्योर करने का मतलब है हमें चाइना पे या फिर फॉरेन नेशंस पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, और स्पेशली जो मेक इन इंडिया है उसको मजबूत करना पड़ेगा। उसी वजह से हम अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर कर सकते हैं। और जो हमारी डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी है उसके अंदर हमें एआई को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें रोबोट्स का यूज कर सकें, हम कॉम्बैट्स में एआई ड्रोन्स को लेके आ सकें, राइट, और हम अच्छे अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बना सकें। तो ये सारी चीजें थी जो मैं कहना चाहता था कि किस तरीके से डीप सीक ने जैसे ही डीप सीक R1 लेके आए हैं, वो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को डिसरप्ट करता है। कहाँ से चाइनीज ड्रीम निकल के आता है, और चाइनीज ड्रीम कैसे उनकी हिस्ट्री से लिंक्ड है, उस हिस्ट्री से हम सीख क्या सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कैसे उन्होंने अपने पास्ट ह्यूमिलेशंस और फॉरेन पावर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होकर किस तरीके से अपने कुछ टाइम तक चाइनीज ड्रीम को अवॉइड किया, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया है, उनके लीडर्स का विजन है, और हम कैसे
यानी कि इंडिया कैसे इस सेक्टर में आगे बढ़ सकता है उसके बारे में मैंने बात करी, और कैसे उन्होंने एक जो फोर्स बनाई है वैसी फोर्स हम भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ही अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप अपनी तैयारी को फोर्सफुल बनाना चाहते हैं तो ये सारे बैचेज हैं जिनका आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं UV50। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सॉरी एक लिस्ट बन गई, लेकिन मैंने बता दिया कि एक लॉन्ग टर्म विजन आपके पास में होना चाहिए जिसमें कि आप न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस बनाओगे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को एक क्लियर रोड मैप चाहिए AI के लिए, रोबोटिक्स के लिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए। बिकॉज जो चीज़ हमने पहले गलती करी कि हम मैन्युफैक्चरिंग हम हमने जल्दी नहीं सोचा, उस चीज़ को अगर हमें अवॉइड करना है और उस चीज़ के कंपनसेट करना है तो हमें इस टाइम पे टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे वो R&D में इन्वेस्टमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वेस्ट करना हो, या फिर हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको स्किल बनाना हो, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तब जाके ही हम कह पाएंगे कि वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड। Okay, so thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak hai.